हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक टॉपिक जो हमने पहले भी लिया है एमएससी बायोटेक फर्स्ट सेम के सिलेबस का, डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ, डीएनए का रेप्लिकेशन बता चुकी हूँ। आज हम डीएनए डैमेज और डीएनए डैमेज के बारे में बात करेंगे। ओके, अब डीएनए डैमेज जो है उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डीएनए डैमेज के सोर्सेज देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, रीसेंट स्टडीज़ देखेंगे कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं और कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं और ये भी बात कर चुके हैं पहले के वीडियोस में कि डीएनए की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, है ना, और किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। दो तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं डीएनए के ऊपर। एक है एक्सोजीनियस फैक्टर्स जो कि बाहर के फैक्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर्स, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, पीएच, स्ट्रेस, ये सब जो हैं ये एक्सोजीनियस फैक्टर कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं इंटरनल मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जैसे कि जिसे हम एंडोजीनियस फैक्टर बोलते हैं। एंडोजीनियस मतलब विद इन दी बॉडी जो होता है, ठीक है। चेंजेस टू सेलुलर जीनोम कैन जनरेट एरर इन दी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन में सेलुलर चेंजेस से एरर जनरेट हो सकता है, जिससे कि जो है ट्रांसक्रिप्शन यदि डिफेक्टिव हुआ तो जो ट्रांसलेशन भी होगा प्रोटीन्स के अंदर वो भी कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। जीनोमिक म्यूटेशंस कैन आल्सो बी कैरीड ओवर इनटू डॉटर जनरेशन, और एक बार यदि जीनोम में डीएनए में कोई डिफेक्ट हुआ तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज़रूर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। इफ़ अगर म्यूटेशन को माइटोसिस से पहले रिपेयर नहीं किया गया और डिफेक्टिव डीएनए का सिंथेसिस हो गया एस फेज ऑफ इंटरफेस में, तो फिर वो डिफेक्टिव डीएनए जो है वो एक प्रकार के डिफेक्टिव सेल डिवीजन को जन्म देगा, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो पूरा का पूरा सेल का डिवीजन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और एक एबनॉर्मल सेल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब एक बार जो सेल्स है वो अगर इफ़ेक्टिवली अपनी एबिलिटी खो दिए सही डीएनए बनाने की, तो ये जो डैमेज्ड डीएनए उस सेल के अंदर है वो डैमेज्ड डीएनए आगे जाके एक डिफेक्टिव जीनोम को और एक डिफेक्टिव प्रोजेनी को, आने वाली जो पूरी जनरेशन है उसके अंदर डिफेक्टिव डीएनए का ट्रांसमिशन होगा, और ये एक प्रकार का बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए या जीन में आने वाले सडन चेंजेस, ठीक है। अब सेल जो है अगर वो डिफेक्टिव हो गया तो उसके साथ दो तीन रास्ते हो सकते हैं, या तो वो सेल मर जाएगा, है ना, या फिर वो खुद ब खुद, या तो वो नॉर्मल सेल डेथ मर जाएगा, या फिर वो मजबूर हो जाएगा कि वो अपोप्टोसिस कर ले। अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल सुसाइड, यानी कि बॉडी को फर्दर नुकसान से बचाने के लिए वो सुसाइड कमिट करेगा, है ना, और या फिर वो सेल मैलिग्नेंट बन जाएगा, यानी कि एबनॉर्मल डिवीजन शो करने लगेगा और कैंसरस सेल में परिवर्तित हो जाएगा, इमॉर्टल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगेगा। ये दो तीन कंडीशंस हो सकती है ना डीएनए के। अगर कोई हेल्दी सेल का डीएनए डैमेज हो जाए और वो रिपेयर ना हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो डिफेक्टेड डीएनए वो सेल में इकट्ठा होने लगेगा और इवेंचुअली सेल को या तो वो कैंसरस बना देगा, सेल मैलिग्नेंसी डेवलप कर लेगा, या सेल नॉर्मल डेथ मर जाएगा, या फिर सेल कुछ नहीं मिला तो मजबूर होके सुसाइड कमिट कर लेगा। ये तीन में से एक रास्ता हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान होगी कि जब मैं आपको डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा रही थी तब मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में बताया था। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि गलत न्यूक्लियोटाइड यदि एडेनाइन की पेयरिंग थायामीन से ना हो के गुआनिन या साइटोसिन से हो गई, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है कि वो प्रूफ रीडिंग करता है, ये चेक करता है कि एडेनाइन के सामने थायामीन ही आए, गुआनिन या साइटोसिन नहीं आए, ठीक है। इस चेकअप को वो मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि डीएनए का डैमेज, हमने कह तो दिया कि डीएनए डैमेज होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि डीएनए का डैमेज किस तरह से होता है, कौन से प्रोसेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि डीएनए डैमेज हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो फैक्टर हैं। ये जो मैं आपको बता रही थी कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है कि वो चेक करता है कि एडेनाइन के सामने थायामीन नहीं आई। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डीएनए डैमेज जिसकी हम आगे बात करेंगे, मगर मुख्यतः अगर हम डीएनए डैमेज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि
दो फैक्टर्स, दो सोर्सेस होते हैं डीएनए को डैमेज करने वाले। एक होता है एंडोजीनियस सोर्स और दूसरा होता है एक्सोजीनियस सोर्स। ऐसा कोई भी सोर्स जो बॉडी के अंदर से ओरिजिनेट होता है और जिसके कारण डीएनए डैमेज होता है, जैसे सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट, या बॉडी का कोई इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या बॉडी का कोई ऐसा स्टेज, कोई स्ट्रेस वगैरह जिससे कि बॉडी डैमेज, जिससे कि कोई डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है डीएनए में। यदि हमारी इंटरनल कंडीशन सही नहीं है और हमारी इंटरनल कंडीशन में डिफेक्ट होने के कारण डीएनए में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है तो दैट इज नोन एज एंडोजीनियस सोर्सेस। एंडो का मतलब होता है विद इन, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है बाहरी सोर्स। बाहरी सोर्स क्या हो सकता है डीएनए को डैमेज करने का? कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर यदि ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, या बाहर से कोई ऐसा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है जिसके कारण, जिसकी वजह से आपका इंटरनल कंडीशन जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो दैट इज एक्सोजीनियस फैक्टर। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब विद इन द बॉडी। अब एंडोजीनियस फैक्टर में जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोलिसिस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, अल्काइलेशन हुआ, मिथाइलेशन हो गया डीएनए का, या मिसमैच डीएनए की पेयरिंग हो गई बेसिस की, जैसे मैं बता रही थी ना, कैडिनाइन के सामने थायामीन न जुड़ के गुआनिन जुड़ गया, तो और या फिर ये सब एक प्रकार के म्यूटेशन है। और एक्सोजीनियस यानी बाहरी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस, रेडिएशन एक बहुत बड़ा सोर्स है डीएनए को डैमेज करने का। यूवी रेडिएशंस है ना, बहुत सारे केमिकल एजेंट, इन सब के अफेक्ट से डीएनए क्या होता है? डैमेज हो जाता है। और ये डैमेज्ड डीएनए जो है ये या तो सेल को नॉर्मल डेथ दे देगा, या अपोप्टोसिस दे देगा, या सेल की एजिंग को बढ़ा देगा, एंड इट विल लीड टू अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन डिफेक्टेड हुआ तो फिर जो माइटोसिस है वो भी डिफेक्टिव होगा, और आगे जो सेल की ग्रोथ है वो भी कैसी हो जाएगी? डिफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे जो जीनोम है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होंगी, और ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी है उसका भी नुकसान होगा, और एक डिफेक्टिव सेल जो है उसका डेवलपमेंट होगा। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर सेल्स टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड to DNA damage through coordinated and integrated DNA damage checkpoints and repair pathway। जब हम सेल साइकिल देखेंगे तो सेल साइकिल एमएससी बायोटेक का टॉपिक है। ये टॉपिक भी एमएससी बायोटेक और एमएससी जूलॉजी दोनों में है, लेकिन सेल साइकिल एमएससी बायोटेक का टॉपिक है। मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, तब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो एस फेज होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और सेल साइकिल जो है उसमें इंटरफेज के तीनों फेज आएंगे, G1 S और G2, और उसके बाद पूरा एम फेज आएगा यानी माइटोटिक फेज आएगा। वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि CDC साइक्लिन्स जो हैं वो बहुत सारी जगह जगह पे चेक पॉइंट्स है जहाँ वो चेक करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन सही है तो उन साइक्लिन्स का काम ही ये है कि चेक करना। अगर डीएनए रेप्लिकेशन सही है देन जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज जो डिवीजन है उनका काम है उसे वहीं रोक देना, वहीं रिटार्ड कर देना, ताकि एक डिफेक्टेड सेल का जन्म ना हो। ये एश्योर करना CDC साइक्लिन्स का काम होता है। ये बात हम सेल साइकिल में करेंगे, मगर किसी भी सेल के लिए इट्स वेरी एसेंशियल टू डेवलप अ मेथड बाय विच दी डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी चेक्ड। ये देखा जा सकता है कि कहीं डिफेक्टिव डीएनए तो नहीं बन रहा, और जो भी सेल इस प्रोसेस को चेक कर पाएगी वही फर्दर सर्वाइव करेगी। अगर कोई सेल इस डिफेक्टेड डीएनए बनने के प्रोसेस को रोक नहीं पाएगी तो उसका आगे डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। अब हम देख लेते हैं कि कॉजेज क्या क्या हैं। डीएनए डैमेजेस आर अ मेजर प्राइमरी कॉज ऑफ कैंसर। हाँ, जो भी कैंसर कॉज होता है हमारी बॉडी में, जो कैंसर का परसेंटेज इतना बढ़ता जा रहा है, उसका जो मेन कारण है वो डीएनए डैमेज है, जिससे कि म्यूटेशन होती है। और नेचुरल सिलेक्शन, कैंसर जब मैं पढ़ाऊंगी फिजियोलॉजी, कैंसर डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताऊंगी, तो आप देखेंगे कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है, और कैंसर का भी जो जन्म है वो म्यूटेशन से होता है। एंड मोस्ट ऑफ द कैंसर्स दे आर अ रिजल्ट ऑफ डीएनए डैमेज। ज़्यादातर जो कैंसर्स है वो किससे कॉज होते हैं? डिफेक्टेड डीएनए से कॉज होते हैं, ठीक है। और डीएनए डैमेज जो है वो क्या है? डीएनए डैमेज, जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ डीएनए डैमेज, तो उसका मतलब है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में, डीएनए की संरचना में
किसी न किसी प्रकार का बदलाव या किसी न किसी प्रकार का चेंज, ये चेंज जो है ये डीएनए के स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। और ज़्यादातर ये बदलाव, ये चेंज तब आता है जब डीएनए रेप्लिकेट करता है। उसके रेप्लिकेशन के समय जो उसका रेप्लिकेशन होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है, और जो रेप्लिकेशन से जो नया जो डॉटर डीएनए बन रहा है वो डिफेक्टेड डीएनए बनता है। इसको हम कहते हैं डीएनए डैमेज। ठीक है, या तो डीएनए डैमेज में एडिशन हो जाता है किसी गलत बेस पेयर का, या फिर डिस्ट्रप्शन, टूट जाता है कोई सा टुकड़ा डीएनए का। यदि डीएनए का कोई न्यूक्लियोटाइड हट जाए या गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए या किसी तरह का ब्रेक आ जाए डीएनए के किसी स्ट्रैंड में, तो ये सभी प्रकार की चीज़ें कहलाएंगी डीएनए डैमेज। डीएनए की संरचना में, डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए के केमिकल नेचर में किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे बदलाव जो है वो कहलाएगा डीएनए डैमेज। ठीक है, अब बार बार हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं म्यूटेशन। शुरू से मैं मान के भी चलती हूँ कि आप लोग बीएससी में ये वर्ड पढ़ के आए होंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन इज अ चेंज इन दी डीएनए सीक्वेंस इन विच नॉर्मल बेस पेयर्स आर सब्स्टिट्यूटेड। म्यूटेशन क्या है? एक ऐसा चेंज है डीएनए की संरचना में जिससे कि जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है डीएनए में, एडेनाइन, थायमिन और ग्वानिन, साइटोसिन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे? या तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब वही एडेनाइन थायमिन से ना पेयर करके अगर ग्वानिन से पेयर कर जाए, वो भी एक प्रकार का डिफेक्ट है। या किसी प्रकार का इस पेयरिंग में डिलीशन हो जाता है, सपोज पेयरिंग हुई ही नहीं ऐसा कुछ हो जाए, या कोई टुकड़ा डीएनए का कट जाए, या कुछ ऐसा अजीब सा रीअरेंजमेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की गड़बड़, किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज इन दी सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए और इन दी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कोई भी अनचाहा, अनवांछित, अनैच्छिक बदलाव डीएनए की संरचना में जो है उसे हम कहेंगे डीएनए डैमेज। और म्यूटेशन जो मैं बता रही थी, म्यूटेशन क्या है? किसी भी प्रकार का जो बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, जैसे एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उनमें किसी भी प्रकार का अनिच्छिक बदलाव, या तो एक की जगह दूसरा बेस पेयर जुड़ जाए, या कोई बेस पेयर डिलीट हो जाए, या कोई बेस पेयर डैमेज हो जाए, तो ये सब जो है ये म्यूटेशन कहलाएंगे। ठीक है, द डीएनए कंटेनिंग अ म्यूटेशन स्टिल कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड बेस पेयर्स एंड द अल्टर्ड डीएनए सीक्वेंस can be copied when the DNA is replicated। और अगर किसी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाए और ऐसा डिफेक्टेड डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो जो इस डिफेक्टेड डीएनए के डॉटर डीएनए बनेंगे वो भी कैसे होंगे? डिफेक्टेड होंगे। अ म्यूटेशन कैन प्रिवेंट अ जीन फ्रॉम कैरिंग आउट इट्स फंक्शन और इट कैन कॉज अ जीन टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन दैट फंक्शंस एबनॉर्मली। एक म्यूटेशन जो है वो जीन को प्रिवेंट कर सकती है उसका फंक्शन करने से, और अगर जीन में म्यूटेशन है या डीएनए में म्यूटेशन है तो जो आरएनए बनेगा, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा वो भी डिफेक्टिव होगा, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। यानी जीन में या डीएनए में गड़बड़ है तो पूरा का पूरा सेंट्रल डॉगमा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सेंट्रल डॉगमा हम किसको बोलते हैं? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो जीन या डीएनए में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, फिर एन एपिजेनेटिक चेंज रेफर्स टू अ फंक्शनली रेलिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए। एपिजेनेटिक चेंज का क्या मतलब है? जब किसी भी प्रकार का रेलिवेंट यानी कि जुड़ा हुआ या फंक्शनल किसी भी प्रकार का डीएनए में मॉडिफिकेशन होता है, जिससे कि डीएनए में, आपको याद हो जब मैंने आपको क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है ये भी मैंने बताया था कि हिस्टोन के ऑक्टोमर होते हैं जिनके ऊपर डीएनए के 2 टर्न होते हैं, डीएनए लिपटा होता है, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और तो फिर आपको पता होगा कि एपिजेनेटिक चेंज क्या होता है? इट रेफर्स टू अ फंक्शनली रेलिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए और ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कंट्रोलिंग द रिलैक्सेशन और टाइटनिंग और वाइंडिंग ऑफ डीएनए विद इन देयर न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। अगर न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर पे जो हिस्टोन्स हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, या हिस्टोन के ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ है, याद करिए न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को, याद करिए उस मॉडल को जो मैंने सोलेनॉइड मॉडल आपको समझाया था, उसमें बताया था कि ये न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से लिंकर डीएनए से कनेक्टेड होते हैं। यदि इन हिस्टोम में या इनके ऊपर लिपटे हुए लिंकर डीएनए में, इनको जोड़ने वाले लिंकर डीएनए में कहीं भी किसी प्रकार का
चेंज आता है तो ये जो चेंज है ये एपिजेनेटिक चेंज कहलाएगा। और अगर हिस्टोन के ऊपर लिपटे हुए डीएनए के बेस पेयर में भी किसी प्रकार का म्यूटेशन आता है तो ये जो है ये एपिजेनेटिक चेंज कहलाएगा। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख सकते हैं कि मिथाइलेशन जो डीएनए का होता है पर्टिकुलर साइट पे, है ना, सीपीजी आइलैंड, ये सीपीजी आइलैंड बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी, बायोटेक में ये काफ़ी जगह आती है। व्हेन द डीएनए स्टार्ट्स टू बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू, क्या होता है कि जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वहाँ पर डीएनए का मिथाइलेशन हो जाता है और यहीं पे ये सीपीजी आइलैंड्स क्रिएट होते हैं। इसके मिथाइलेशन के कारण साइटोसिन और गुआनिन का जो बेसिस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर सीपीजी आइलैंड अभी आप डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखिए कि डीएनए का जो मिथाइलेशन होता है वो क्या होता है कि जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो वहाँ पर उस साइट पे जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है वहाँ पे अगर डीएनए मिथाइलेट हो जाए, वहाँ डीएनए का मिथाइलेशन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो इनिबिट हो जाती है, रुक जाती है और एक प्रकार का एपिजेनेटिक चेंज हो जाता है और जो हिस्टोन्स भी हैं उस रीजन के वो मॉडिफाई हो जाएंगे और यहाँ से अब अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा मिथाइलेशन होने के बाद तो वो एक डिफेक्टेड ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे कि एक डिफेक्टेड एमआरएनए का जन्म होगा और ये डिफेक्टेड एमआरएनए आगे जाके डिफेक्टेड प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि डीएनए का किसी भी प्रकार का चेंज अगर डीएनए में आता है, किसी भी प्रकार का म्यूटेशन यदि डीएनए में शो होता है तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दी एमआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, जिस एमआरएनए का निर्माण डीएनए करेगा उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा और ये डिफेक्टिव एमआरएनए अगर कोई प्रोटीन बनाएगा तो डीएनए का डिफेक्ट उस बने हुए प्रोटीन में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो डीएनए मिथाइलेशन से क्या होता है, एक चेंज जो है डीएनए में क्रिएट होता है जो कि एमआरएनए जो ये डीएनए बनाएगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा और फिर आगे जाके डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितने टाइप के डीएनए डैमेज होते हैं, कितने टाइप के डीएनए में डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले होता है ऑक्सीडेटिव डीएनए। ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक बेसिस 8 हाइड्रोडीऑक्सीगुआनिन इज द मोस्ट कॉमन मार्कर फॉर ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज एंड कैन बी मेजर्ड इन वर्चुअली इन एनी स्पीशीज। ऑक्सीडेटिव डीएनए का मतलब होता है अगर डीएनए के स्पेसिफिक बेस पेयर का ऑक्सीडेशन हो जाए, जैसे कि 8 हाइड्रोक्सी डीऑक्सी गुआनिन जो है ये अगर वहाँ पर गुआनिन की जगह अटैच हो जाए या गुआनिन जो है डीएनए का बेस पेयर उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो इट लीड्स टू अ डिफेक्ट और ये जो है इट इज़ फॉर्म्ड एंड इनहेंस्ड मोस्ट ऑफन बाय केमिकल कार्सिनोजेंस। अगर कोई केमिकल कार्सिनोजिन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है और हमारे बॉडी के सभी ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो फेल हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो डीएनए है उसके अंदर एक डिफेक्ट जनरेट हो सकता है जिससे कि जो गुआनिन बेस पेयर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडेटिव डीएनए का निर्माण होगा। अ सिमिलर ऑक्सीडेटिव डैमेज कैन ऑकर इन आरएनए विद द फॉर्मेशन ऑफ 8-OHG which has been implemented in various neurological disorder। ठीक इसी प्रकार आरएनए का भी किसी बेस पेयर का ऑक्सीडेशन हो सकता है और उस आरएनए में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जन्म देगा। ठीक है, और ज़्यादातर जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट, केमिकल कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, वो केमिकल जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, जिनकी बात हम जब हम कैंसर पढ़ेंगे तब करेंगे। तो केमिकल कार्सिनोजेन क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी में डीएनए के अंदर पाए जाने वाले बेस पेयर जैसे कि गुआनिन वगैरह का ऑक्सीडेशन कर देंगे और आरएनए के अंदर पाए जाने वाले बेस पेयर जैसे गुआनिन का ऑक्सीडेशन कर देंगे और अगर डीएनए में ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेटिव डीएनए का निर्माण होगा जो कि फर्दर कैंसर फॉर्मेशन को लीड करेगा। और इसी प्रकार से कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स स्टडी पे ऐसे पाए गए हैं जिनके अंदर आरएनए का भी ऑक्सीडेशन पाया गया और ऑक्सीडेटिव आरएनए जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करता हुआ पाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा होता है हाइड्रोलाइटिक डीएनए। हाइड्रोलाइटिक डीएनए इट इन्वॉल्व्स द डीएमिनेशन और द टोटल रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल बेस। पूरा का पूरा या तो जो बेस पेयर है नाइट्रोजनस बेस पेयर उसमें से अमीन पोर्शन हट जाए, अमीनो पोर्शन हट जाए या फिर पूरा बेस पेयर ही रिमूव हो जाए। ठीक है, एप्यूरेटिक और एपिरिमिनेटिक हो जाए, मतलब पूरा का पूरा बेस पेयर जो है वो ही हट जाए जिससे कि एक बहुत बड़ा म्यूटेशन जो है, अगर डीएनए में से मैं एडेनाइन
एडेनाइन, थायामीन, गुआनिन या साइटोसिन, इनमें से किसी को रिमूव कर दूं तो डीएनए का अस्तित्व हिल जाएगा, ठीक है। और इस बेस के हटने से जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस वो डेफिनेटली रुक जाएगी, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर ही डिफेक्टिव हो गया। तो इस तरीके का जो डैमेज है वो हाइड्रोलाइटिक डैमेज कहलाएगा, और वो किसी भी मेटाबोलाइट के बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण होता है, या कभी कभी ऑक्सीजन स्पीशीज़ की ओवर रिएक्टिविटी के कारण भी हो सकता है। कारण इसका कुछ भी हो सकता है, मगर अगर किसी डीएनए से कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेयर का नाइट्रोजनस ग्रुप हट गया, अमीनो ग्रुप हट गया, या पूरा का पूरा नाइट्रोजनस बेस ही हट गया, तो जो डीएनए होगा वो हाइड्रोलाइटिक डीएनए कहलाएगा, और वो भी काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। देन तीसरे तरीके का होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। अगर किसी डीएनए में किसी कारणवश डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लग जाए, जो कि ज़्यादातर डीएनए में तब लगता है जब डीएनए कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कॉन्टैक्ट होता है तो इससे डीएनए में क्या हो जाएगा, ब्रेक जनरेट हो जाएगा। एंड दिस इन्वॉल्व्स अ कट इन बोथ डीएनए स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड ब्रेक आर स्पेशली डेंजरस दैट कैन बी म्यूटाजेनिक। और जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होते हैं डीएनए में वो क्या हो सकते हैं, म्यूटाजेनिक हो सकते हैं। दे कैन पोटेंशियली अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल जीन, और ये मल्टीपल जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। यूवी इंड्यूस्ड डैमेज कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर। जो यूवी इंड्यूस्ड रेडिएशन, अगर अल्ट्रावायलेट रेस से अगर डीएनए डैमेज हुआ है तो इससे जो पिरिमिडीन डाइमर हैं, पिरिमिडीन के डाइमर प्रोड्यूस हो सकते हैं। कोवेलेंट जो क्रॉस लिंकेज होती है थायामीन और साइटोसिन रेसिड्यू में, उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। और जो बेस पेयर होते हैं हमारे एडेनाइन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, उनका पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन हिल सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो पिरिमिडीन डाइमर होते हैं वो होते हैं साइक्लोब्यूटेन पिरामिडीन डाइमर और पिरामिडोज फोटो प्रोडक्ट्स। ये जो हैं मोस्ट कॉमनली डीएनए में म्यूटेशंस कॉज करते हैं, और ये जो म्यूटेशन है ये ज़्यादातर स्किन कैंसर की कॉजेटिव एजेंट होती है। जो P53 जो प्रोटीन है, P53 जो है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन नेम, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेसर इसका प्रोडक्ट जो बनता है उसको प्रोटीन लिखा होगा, वैसे P53 जो है, P53 हम क्रोमोसोम के नाम से इसे जानते हैं, तो P50 क्रोमोसोम ही बोला जाता है। अब इसमें जो प्रोटीन बनता होगा इसके अंदर डीएनए और उसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से इसको P53 प्रोटीन लिखा है। लेकिन इसमें P53 में यदि म्यूटेशन हो जाए, P53 इज एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये स्किन कैंसर्स को लीड करता है। तो स्किन कैंसर ज़्यादातर किससे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक से। जो डबल स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उसमें जब ब्रेक लग जाता है, और वो ब्रेक कैसे लगता है, वो लगता है यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन पिरिमिडीन डाइमर को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि साइटोसिन और थायामीन के बीच के बॉन्ड्स डिस्टर्ब होते हैं। और पूरा का पूरे एग्जाम्पल भी इसमें दिए कौन कौन से पिरिमिडीन डाइमर होते हैं। उन डाइमर्स के अफेक्ट के कारण जो P53 जीन है वो अफेक्ट होता है, और उस P53 जीन से बनने वाला प्रोटीन अफेक्ट होता है, एंड इट कैन लीड टू स्किन कैंसर, ठीक है। डीएनए डैमेज में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर कोई पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि PAH पॉलीसाइल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट के रूप में हमारे व्हीकल से एमिट होते हैं, कोल, सिगरेट, इनसे निकलते हैं, ये जो हैं ये भी दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग डीएनए डैमेज। ये भी केपेबल होते हैं किसके, डीएनए डैमेज इंड्यूस करने के केपेबल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डीएनए एब्डक्ट्स जो कॉमन मार्कर होते हैं डीएनए डैमेज के, जैसे कि बेंजोल वगैरह, पायरीन, डायोल, एपोऑक्साइड, ये जो होते हैं ये भी सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं काहे के लिए, इनमें ये भी, इन सब में भी क्षमता होती है कि ये डीएनए में डैमेज कॉज कर सकें, डीएनए को डिफेक्टिव बना सकें, ठीक है। दे आर फाउंड टू बी, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और अगर ये डीएनए के किसी भी बेस पेयर के या डीएनए के मतलब किसी भी तरह से ये टच में आए तो ये परमानेंट म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस करने में सक्षम होते हैं। अब ये देखिए किस तरह से अगर कोई भी कार्सिनोजिन जुड़ेगा तो वो किस तरह से डिफेक्ट क्रिएट करेगा
रहेगा डीएनए में और किस तरह से डिफेक्टिव रेप्लिकेशन होगा और वो जो रेप्लिकेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। द कॉमेट एसे और सिंगल सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एसे कैन इज़ ए कॉमन टेक्निक यूज टू मेजर ऑल टाइप ऑफ डीएनए डैमेज। और हम डीएनए डैमेज को मेजर कैसे करेंगे? डीएनए डैमेज को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद लेंगे और उसकी मदद से हम डीएनए डैमेज को स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब रिसेंट स्टडी डीएनए डैमेज में क्या क्या हुई हैं, तो 2004 में सबसे पहले डीएनए डैमेज रिस्पांस जो है वो सेंसिंग और सिग्नलिंग ये स्टडी करा गया था कि किस तरह से डीएनए डैमेज जो है वो होता है। ये सबसे पहले 2004 में जो इसका मैकेनिज्म है वो स्टडी करा गया था। देन 2007 में ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज जो है उसको स्टडी करा गया था, है ना। अल्जाइमर डिजीज़ में ये स्टडी किया गया था। देन 2009 में छुटिकम SM गैसर ने वर्क किया था, एक चीज़ उन्होंने क्रॉस टॉक बिटवीन हिस्टोन मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द डीएनए डैमेज रिस्पांस। ये एक उन्होंने रिसर्च की थी कि हिस्टोन्स किस तरह से क्या हिस्टोन्स का क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेज, ये उन्होंने एक रिसर्च की थी, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। डीएनए डैमेज का मतलब है बेसिकली, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो डीएनए में किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल पे बदलाव आना, चाहे तो डीएनए के बेस पेयर में हो वो बदलाव, डीएनए के किसी स्ट्रैंड पर हो वो बदलाव, या डीएनए के स्ट्रक्चर पर हो वो बदलाव, वो कहलाता है डीएनए डैमेज, ठीक है। अब कौन कौन से इसमें न्यू मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग डीएनए डैमेज एंड रिपेयर आर रिव्यूड एंड देयर पोटेंशियल सिग्निफिकेंस इज डिस्कस्ड, ठीक है। डीएनए डैमेज को के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ मेन मेथड हमने बताए हैं। वैसे डीएनए डैमेज जो है वो क्रोमैटिन में मॉडिफिकेशन, साइटोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ डीएनए रिपेयर्स एंड डीएनए के रिपेयर प्रोसेस में मॉडिफिकेशन और इमोबिलाइजेशन इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। स्पेशल अटेंशन इज पेड टू करंट मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन। और अभी इस बात पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि हिस्टोन का क्या रोल होता है डीएनए डैमेज में, और हिस्टोन में को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि डीएनए में कोई डैमेज आया है या नहीं, ठीक है। और क्या कौन सा जो फॉर्म है डीएनए डैमेज का वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, जैसे हमने देखा ऑक्सीडेटिव, हाइड्रोलाइटिक, ठीक है। देन हमने देखा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, तो कौन सा फॉर्म इनमें सबसे ज़्यादा हानिकारक है। देन नए नए मेथड्स भी डेवलप किए जा रहे हैं ताकि अगर हम डीएनए डैमेज की स्टडी करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा कैंसर को ट्रीट करने की स्टडी में। ज़्यादातर जो कैंसर्स है वो डीएनए डैमेज के कारण ही होते हैं, तो इसकी स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो ये हुआ डीएनए डैमेज। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए रिपेयर की बात करेंगे, है ना। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आपका फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।